नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी। भाई के मरने के बाद मेरी विधवा भाभी मुझे कहती मैं उससे शादी कर लूं। भाभी जवान और खूबसूरत थी। मैंने उसका दिल रखने के लिए हाँ कर दी और शादी से पहले ही उससे पति पत्नी वाले संबंध बना लिए। जब वह गर्भवती हुई और शादी के लिए मुझ पर दबाव डालने लगी तो मैंने उसे बदचलन कहकर निकाल दिया, मगर जाते वक्त वो मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दे गई। मैंने उसे खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं सोफिया को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। मगर जब मुझे मालूम हुआ कि माँ ने उसका रिश्ता मेरे छोटे भाई हेमंत से तय कर दिया है, मेरा दिल एकदम से टूट गया था और मैं नौकरी का बहाना करके गांव से शहर आ गया था। मेरा भाई हेमंत बचपन से ऐसा था, अगर मैं कोई चॉकलेट पसंद करता तो वह अपनी चीज जमीन पर फेंक देता और रोने बैठ जाता और कहता भाई ने जो चॉकलेट ली है बस वह मुझे चाहिए। माँ बाप दोनों का वो लाडला था, इसीलिए वह मुझसे वो चीज छीन कर उसे दे देते और जब मैं रोता तो मुझे थप्पड़ मारकर चुप करवा देते। बस इसी वजह से मैं हेमंत से अलग हो गया और आज उसने मेरी पसंद सोफिया, जिसे मैं अपनी जीवन साथी बनाना चाहता था, उसने उस पर भी कब्जा कर लिया था। जबकि मेरी बहन गीता एक शांत स्वभाव की मालक थी। गांव से शहर आने के बाद मैं काम में व्यस्त हो गया और इतना व्यस्त हुआ कि दिन रात काम में लगा रहता। और फिर मुझे यहाँ एक ऐसी लड़की मिली जो अमीर थी। उसके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो मुझ पर दिल हार बैठी थी। जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने अमीर बनने के लालच में उससे शादी कर ली। गाँव में हेमंत सोफिया के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। जब गांव वालों को पता चला कि मैंने यहाँ एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और अब मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो तब सब मुझ पर जलने लगे। हेमंत का अक्सर मुझे फोन आता। वो कहता भाई मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं उसका फोन काट देता, उसे कोई जवाब ना देता। बस हर महीने माता पिता के लिए यहाँ से कुछ पैसे भेज देता। माँ भी मुझे बुलाती रहती, कहती गाँव आओ, मुझे मिल जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है। तब मैं मुस्कुराकर कहता माँ यहाँ काम बहुत है, समय ही नहीं मिलता, कभी फुर्सत मिली तो जरूर आऊँगा। इस दौरान मेरे 2 बच्चे हो गए और मैं कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगा। एक बार एक न्यूज़ चैनल वाले ने मेरा इंटरव्यू लेते हुए मुझसे पूछा कामयाबी का राज क्या है। मैंने छोटा सा जवाब दिया खुद पर विश्वास। लेकिन मैं यह ना कह सका कि इस विश्वास के नीचे कितने टूटे रिश्ते दबे हैं। हेमंत अब भी प्राइवेट कॉलेज में टीचर था। कभी कभी उसका नाम फोन पर आता, मैं व्यस्त होता, जवाब ना देता। वो कभी शिकायत नहीं करता था, बस कभी कभार मैसेज आता भाई आपको बहुत याद कर रहा हूँ। मैं जवाब में सिर्फ एक इमोजी भेजता और फोन रख देता। पिताजी से मेरा संबंध हमेशा औपचारिक सा रहा। वह कभी प्यार जताने वाले पिता नहीं थे और शायद मैं वह बेटा भी ना रहा जिससे गर्व किया जाए। बरसों बाद जब हेमंत की कॉल आई तो मैं व्यस्त था। मीटिंग खत्म ही हुई थी कि फोन बजा, भाई पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। डॉक्टर कहते हैं ब्रेन ट्यूमर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, काफी पैसे चाहिए। मैं खामोश हो गया। गाड़ी में बैठते हुए मैंने उदासी से कहा हेमंत अभी कुछ दिनों से बिजनेस में थोड़ा घाटा चल रहा है, हाथ तंग है। हेमंत की आवाज दबी हुई थी। जानता हूँ आप व्यस्त हैं, लेकिन सोचा शायद कुछ मदद हो जाए। मैंने बात काट दी, देख मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बहुत दबाव में हूँ। उसने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। मैंने सांस ली, फिर फोन साइलेंट किया और अगली मीटिंग के नोटिस खोल दिए। 2 दिन बाद गीता ने फोन किया, भाई माँ रो रही है, पिताजी की हालत बिगड़ गई है। हेमंत ने कर्ज लेकर अब तक का इलाज करवाया है, अब अस्पताल और पैसा मांग रहा है। मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। गीता तुम नहीं जानती, बिजनेस में समस्या चल रही है, मैं खुद परेशान हूँ। हेमंत समझदार है, कुछ ना कुछ कर लेगा। रात को पत्नी ने कहा तुम जा रहे हो। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा इतनी दूर, सुबह एक जरूरी मीटिंग है, फिलहाल तो मुश्किल है। तीसरे दिन खबर आई पिताजी नहीं रहे। मैं कुछ पल चुप बैठा रहा, फिर ऑफिस की मेज से फाइल समेटना शुरू कर दी। ग्राहक से मिलना था। हेमंत ने दोबारा कॉल की, मैंने नहीं उठाई। बाद में एक मैसेज आया, पिताजी का अंतिम संस्कार शाम तक है, अगर आ सके तो। पर मैं नहीं गया, शाम को फोन बंद कर दिया
और पत्नी के साथ रात के खाने पर चला गया। एक दिन माँ का फोन आया। कमजोर आवाज मुश्किल से बोली, बेटा कुछ पैसे दे दो, हेमंत पर बहुत बोझ है, मैं नहीं चाहती कि वो टूट जाए। मैंने मन में झुंझलाहट महसूस की, फिर बोला, माँ मेरी खुद की हालत अच्छी नहीं है, प्रार्थना करो सब बेहतर हो। फिर एक दिन रात को कॉल आई, गीता रो रही थी, बाई माँ भी नहीं रही। मैं इस बार गया, अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लोगों से मिला, लेकिन किसी की आंख में मेरे लिए वह सम्मान नहीं था जो मैं चाहता था। हेमंत चुपचाप खड़ा था, सफेद कपड़ों में, कमजोर सा। अंतिम संस्कार के बाद सब बैठे थे। मैं उठा कि निकलूं तो हेमंत मेरे पास आया। भाई आपसे एक बात करनी है। मैंने नजरें मिलाए बगैर कहा, बोलो। मगर वो चुप हो गया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक दोपहर हेमंत की कॉल आई। मैं ऑफिस में बैठा दुबई प्रोजेक्ट के कागजात देख रहा था। फोन साइलेंट पर था, इसीलिए कॉल ना देख सका। व्हाट्सएप पर उसका मैसेज आया, भाई कुछ समय मिले तो बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैंने मैसेज पढ़ा और कुछ पल सोचकर फोन कर दिया। हाँ हेमंत, क्या हुआ? दूसरी तरफ वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ पिताजी के इलाज के लिए 6 लाख का कर्ज लिया था, लोग मांग रहे हैं, कुछ लोग तो धमकियां दे रहे हैं, जो घर है वह भी गिरवी रखने की नौबत आ गई है। सोच रहा हूँ शायद अगर आप कुछ मदद कर दे तो। मैंने बात काटते हुए कहा, यार हेमंत वही पुराना मसला, मैंने पहले भी कहा था मेरे पास फिलहाल संभव नहीं। लेकिन भाई देख, एक काम कर, जो घर पिताजी ने छोड़ा है वो तेरे पास है, तू जानता है मैंने उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर तुझे इतनी ही मुश्किल है तो तू बेच देना, जो तेरा है उसी से निपटा ले समस्या। हेमंत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, घर सिर्फ 4 मरले का है भाई, अगर बेच दूं तो मेरे सर से छत भी चली जाएगी। मैं हंसा, छत बनाने में समय तो लगता है ना हेमंत, लेकिन कर्ज में डूबकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। फिर फाइल बंद करते हुए कहा, अपने हिस्से से मेरा हिस्सा बेच दे, मैं लिखित सहमति दे दूंगा, तुझे रोकने वाला नहीं हूँ। हेमंत की आवाज धीमी हो गई, धन्यवाद भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। फोन बंद हुआ। मैंने घड़ी देखी, 3 बजे थे। दुबई ग्राहक के साथ वीडियो कॉल का समय करीब था। मैंने बाल ठीक किए, शीशा देखा और लैपटॉप ऑन किया। उसी रात पत्नी ने पूछा, हेमंत कैसा है? सुना है कुछ लोग कर्ज मांगने आ रहे हैं। मैंने सामान्य अंदाज में जवाब दिया, सब नाटक है, अगर वाकई इतनी तकलीफ होती तो घर बेच देता, लेकिन लोग भावनाएं बेचना आसान समझते हैं, त्याग नहीं। पत्नी ने हैरानी से देखा, क्या वाकई वह इतनी मुश्किल में है? मैंने कंधे उचकाए, अगर हो भी तो यह उसका मसला है, मेरा नहीं, मैं तो पहले ही काफी कुछ दे चुका हूँ। पत्नी कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे दिल में क्या वाकई कोई जगह नहीं बची हेमंत के लिए? मैंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन रोज की तरह ऑफिस गया। एक नया ग्राहक आ रहा था, उसका स्वागत शानदार था। कॉन्फ्रेंस रूम में चाय, मिठाइयाँ, सब कुछ तरीके से रखा गया था। एक मौके पर ग्राहक ने कहा, विक्की साहब आपकी कहानी वाकई प्रेरणादायक है, सब कुछ खुद बनाया, परिवार की मदद भी रही होगी। मैं पल भर को रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, बस खुद पर विश्वास था, परिवार तो हर एक का होता है, लेकिन सफल वही होता है जो खुद उठता है। शाम को ऑफिस से निकला तो रास्ते में हेमंत नजर आया। वो बाइक पर जा रहा था, कपड़ों पर धूल जमी हुई थी, पीठ पर बैग लटका हुआ, शायद ट्यूशन क्लास से आ रहा था। मैं गाड़ी की खिड़की से उसे देखता रहा, मगर बोला कुछ नहीं। वो मुझे देखे बगैर निकल गया। घर आया तो पत्नी ने बताया, सोफिया का भी बुरा हाल है, हेमंत की पत्नी है, मगर दिन रात कर्जदारों का सामना करती है। कभी सोचा है क्या गुजर रही होगी उस पर? मैंने उदासी से कहा, कभी ना कभी हर किसी को मुश्किल समय देखना पड़ता है, वह भी निकाल ही लेगा खुद को। एक दिन व्हाट्सएप पर हेमंत की तस्वीर किसी दोस्त ने भेजी। वह एक पुराने कॉलेज के सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर गया था, हाथ में माइक, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। कैप्शन था, एक ईमानदार शिक्षक की कहानी। मैंने तस्वीर देर तक देखी, सोचा यह वही व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं मगर लोग उसे सम्मान देते हैं। फिर मैंने फोन रखा और अगली मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। कई दिनों तक हेमंत का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन एक दिन अचानक एक कॉल आई।
हेमंत की सास थी। उन्होंने कहा, बेटा हेमंत की तबीयत ठीक नहीं रहती, कर्ज की चिंता, बच्चों की फीस, हर चीज उसके कंधों पर है। तुम अगर कुछ भी कर सकते हो। मैंने ठंडी सांस ली और औपचारिक लहजे में बोला, मौसी अगर मैं कुछ कर सकता तो जरूर करता, आप जानती हैं हालात कैसे हैं। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, बेटा दौलत इंसान को बड़ा बनाती है, लेकिन अगर वह दिल को छोटा कर दे तो फिर सब बेकार है। मैंने जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर के समय मीटिंग में था जब फ़ोन बजा, अनजान नंबर था। नज़रअंदाज किया, दोबारा बजा तो फ़ोन साइलेंट पर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आया, सिर्फ 4 शब्द, हेमंत अब नहीं रहा। शरीर एक पल को स्थिर हो गया। मैंने मोबाइल बंद किया, आसपास बैठे लोगों पर नजर डाली। सब किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में व्यस्त थे। मैंने चेहरे पर बेरुखा सा भाव रखा और पानी का घूंट लिया। शाम में वापसी पर पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में आंसू थे। अभी गीता की कॉल आई थी, हेमंत का एक्सीडेंट हो गया, मौके पर ही जान चली गई। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, ओह। मैंने जूते उतारे, कोट उतारा और ऑफिस की फाइल्स टेबल पर रख दी। कुछ देर बाद माँ पिताजी की पुरानी तस्वीर हाथ में आ गई। मैंने ध्यान से देखा, हेमंत बीच में खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ, जैसे हमेशा के लिए विनम्रता का प्रतीक था। अगले दिन अंतिम संस्कार पर गया। गांव का वही माहौल, वही पुराना आंगन, मगर कुछ खामोशी अलग थी। सोफिया सफेद कपड़ों में कोने में बैठी थी, चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 5 साल का। वो किसी को देखे बगैर बस जमीन को घूर रहा था। मैं करीब गया तो गीता ने मुझे देखा और चुपचाप मेरे साथ खड़ी हो गई। अंतिम यात्रा चली, कदमों पर एक हल्का सा बोझ महसूस हुआ, जैसे किसी गुनाह पर पर्दा डालते हुए। मैंने एक पल रुककर हेमंत की मैयत की तरफ देखा। सादा शांत, जैसे खुद हेमंत था। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं। संस्कार के बाद लोग धीरे धीरे जाने लगे। मैंने सोफिया की तरफ देखा, वो बच्चा गोद में लिए पेड़ के नीचे बैठी थी। मैं करीब गया, कुछ बोलना चाहा मगर शब्द नहीं निकले। मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा, बेटा हेमंत अब नहीं रहा, सोफिया और अंश पीछे रह गए हैं, कर्ज तो अब भी बाकी है और अब इनका सहारा भी कोई नहीं। मैंने नजरें चुरा ली। मौसी, जो मेरे बस में होगा देखूंगा। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिलाकर चुप हो गई। घर वापस आया तो पत्नी ने पूछा, कैसे गुजरा? मैंने कंधे उचकाए, बस जैसे और होते हैं। लोग आए, प्रार्थना की, चले गए। सोफिया और बच्चा ठीक हैं, वैसे ही जैसे कोई विधवा और अनाथ होते हैं। उस रात थोड़ा जल्दी सो गया, लेकिन नींद बार बार टूटती रही। कभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने का एहसास होता, कभी किसी की धीमी सी आवाज़ कानों में गूंजती, भाई आप आ गए। सुबह ऑफिस गया, टीम मीटिंग थी, एक नया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च होना था। सब खुश थे, शैंपेन खुली, कैमरे चले, बधाई हुई। मैं मेज के सिरे पर खड़ा था, सबके बीच, मगर दिमाग में वो शांत बच्चा था जो पिता के अंतिम संस्कार के बाद माँ की गोद में सिमट गया था। 2 दिन बाद मौसी का फोन आया, बेटा कुछ कर्जदार रोज सोफिया के दरवाजे पर आते हैं, कहते हैं पैसे लौटाओ वरना सामान उठा लेंगे। वो बेचारी परेशान है, ना कहीं जा सकती है, ना कुछ कर सकती है। कुछ करोगे? मैं सुनकर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मौसी अभी मेरी भी आर्थिक हालत वैसी नहीं, हालत संभले तो कुछ ना कुछ सोचूंगा। मौसी ने ठंडी सांस भरी, बस बेटा तुमसे यही उम्मीद थी। फोन बंद किया तो खुद पर हंसी आई। लाखों के सौदे करके टेंडर्स और कहने को मेरे पास समय नहीं किसी अनाथ के लिए। 1 हफ्ते बाद गीता का मैसेज आया, हेमंत की किताबें और कुछ पुराने कागजात सोफिया ने संभाल कर रखे हैं। उसमें से कुछ दस्तावेज हैं जो शायद आपको देखने चाहिए। मैंने मैसेज पढ़ा, जवाब नहीं दिया। एक दिन मौसी की कॉल आई, आवाज में पहले से ज्यादा थकान थी। बोली, बेटा सोफिया बहुत परेशान है, कर्जदार रोज दरवाजे पर होते हैं, तुम्हें कई बार फोन किया, तुम उठाते नहीं। वो कुछ कहना चाहती है, बात करवा दूं? मैंने पल भर सोचा, फिर कहा हाँ करवा दें। कुछ पलों बाद फोन दूसरी तरफ गया और एक दबी हुई आवाज आई, नमस्ते बिक्की। मैंने औपचारिक अंदाज में जवाब दिया, नमस्ते, कैसी हैं आप? वो हेमंत के जाने के बाद बहुत मुश्किल समय गुजर रहा है। मैंने घर भी बेच दिया, अब किराए के मकान में हूँ, कर्ज फिर भी पूरा नहीं हो सका।
माँ के पास भी नहीं रह सकती, जगह ही नहीं है। मैंने कुर्सी से पीठ लगाते हुए कहा, कितना कर्ज रह गया है? लगभग 4 लाख के करीब। बस इतनी गुंजाइश है कि अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं बाकी खुद संभाल लूंगी। मैं खामोश हो गया। मेरी आंखों के सामने सोफिया का चेहरा आ गया, वही सफ़ेद दुपट्टा, वही बारी आंखें। देखो सोफिया, मुझे तुम पर तरस आता है, तुम्हारे हालात पर। लेकिन सीधी बात करूंगा, जो तुम चाहती हो वो हो सकता है, एक शर्त पर। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने बात आगे बढ़ाई, जहाँ करीब ही मेरा अपार्टमेंट है, आज रात वहाँ आ जाओ। कर्ज की बात वही होगी, पैसे भी वही मिलेंगे। एक लंबा पल कुछ ना बोला गया, फिर उसकी आवाज़ आई, क्या कहा आपने? मैंने गहरी सांस ली। बस इतना कि जिस कीमत पर तुम्हें सुकून चाहिए वो कीमत मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ खामोशी, फिर अचानक फ़ोन बंद हो गया। मैं कुर्सी पर झुककर बैठ गया, माथे पर पसीना आ गया। ना जाने क्या था उसके लहजे में, एक शांत विरोध, एक ऐसी नफरत जो शब्दों में नहीं सांसों में थी। रात लगभग 9 बजे ऑफिस से निकलने ही वाला था कि रिसेप्शन से कॉल आई, सर एक महिला आपसे मिलने आई है, नाम सोफिया है। मैं चौंका, जहाँ पर? जी सर, नीचे वेटिंग एरिया में है, साथ एक बच्चा भी है। मैंने तुरंत कहा, भेज दो ऊपर। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और वह अंदर आई, सफ़ेद दुपट्टा सर पर, बच्चे का हाथ थामे। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे बैठने को कहा, वह खड़ी रही। सोफिया, तुम आई हो, खुशी हुई। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेरे करीब आई, बच्चे का हाथ छोड़ा और पूरी ताकत से मेरे मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। फिर उसकी आवाज़ गूंजी, शर्म आती है मुझे यह कहते हुए कि तुम मेरे पति के भाई हो। मैं उस व्यक्ति की पत्नी हूँ जिसने तुम्हें बड़े होते देखा और तुमने मुझे एक सौदा बना दिया। बच्चा डरी हुई नज़रों से हमें देख रहा था। वो पलटी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर रुककर बोली, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन इज्जत नहीं। तुम्हारे महल की दीवारें ऊंची होंगी मगर तुम्हारा ज़मीर ज़मीन में दब चुका है। और वह चली गई। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, चेहरा जल रहा था, ना सिर्फ थप्पड़ की वजह से बल्कि उस खामोशी की वजह से जो मेरे अंदर उभरती जा रही थी। अगले दिन ऑफिस गया, सब कुछ सामान्य था लेकिन एक अनजाना बोझ हर पल साथ चलने लगा। रात घरवाली ने पूछा, कल तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था, कोई खास बात थी? मैंने टाल दिया, मीटिंग थी, देर हो गई थी। फ़ोन की स्क्रीन पर उसके नाम का कोई निशान नहीं था लेकिन दिमाग में वो पल बार बार गूंज रहा था। बच्चा, थप्पड़ और वो आखिरी वाक्य, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन इज्जत नहीं। 2 दिन बाद मौसी की कॉल आई, सोफिया बहुत टूट गई है, कुछ नहीं बोलती, खाना भी कम खाती है। अंश बार बार पूछता है, माँ हम बड़े होकर कहाँ जाएंगे? मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, फ़ोन बंद किया और बहुत देर तक शांत बैठा रहा। कामयाबी की राह पर जब सब कुछ हासिल हो जाए और एक थप्पड़ तुम्हें बता दे कि तुम असल में क्या हो, तो इंसान को आईना नहीं खामोशी का सामना करना पड़ता है। उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं कुछ हार चुका हूँ, मगर क्या वो मैं भी नहीं जानता था। कई दिन गुजर गए, ऑफिस में सब सामान्य के अनुसार चल रहा था लेकिन दिमाग में एक अजीब बेचैनी ने जगह बना ली थी। हर चेहरा, हर दृश्य के पीछे वही थप्पड़ गूंजता था। कभी आईने में खुद को देखता तो चेहरा अजनबी लगता। फिर एक दिन मौसी का फ़ोन आया, आवाज़ में पुरानी वाली गर्मजोशी नहीं थी। बेटा, सोफिया ने हमसे कह दिया है कि वह तुमसे कभी बात नहीं करेगी। मैंने तुरंत कहा, मौसी मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। मौसी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सच कह रहे हो ना? हाँ मौसी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। उसी शाम सोफिया का नंबर फिर एक बार स्क्रीन पर आया। नमस्ते विक्की। नमस्ते सोफिया, बस यही सुनना था कि तुमने बात करना स्वीकार कर लिया। मौसी ने कहा कि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, मैंने जो कुछ कहा वो बहुत घटिया था। ना जाने क्यों उस पल मैं इंसान नहीं रहा था। वो सिर्फ शांत रही, फिर धीरे से बोली, जो कुछ आपने कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, उसने बहुत कुछ तोड़ दिया है। मैं जानता हूँ और यही तो कहना है,
बस एक बार मिलो, सामने बैठकर माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, बात फोन पर भी हो सकती है सोफिया, मेरे दिल से बोझ नहीं हटेगा जब तक तुम मुझे देखकर ना कहो कि तुमने माफ किया। मैं होटल एवेन्यू गार्डन में एक मीटिंग में हूँ, वहाँ आ सकती हो? कुछ मिनट की बात है। थोड़ी देर शांत रही, फिर उसने कहा ठीक है, आ जाती हूँ। लेकिन सिर्फ 5 मिनट समय तय था। मैं होटल पहुँच गया, पहले ही कमरा बुक करवा रखा था। रिसेप्शन पर निर्देश दे दी थी कि वह आई तो सीधा मेरे पास भेज दें। 5:30 बजे कमरे का दरवाजा बजा, मैंने खोला। वह दरवाजे पर खड़ी थी, सफेद दुपट्टा, थकी हुई आंखें और हाथ में बैग। नमस्ते। नमस्ते, अंदर आओ। यही बात कर ले, मुझे जल्दी वापस जाना है, अंश घर पर है। हाँ हाँ, आओ बैठो, बस कुछ पल। वो हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। मैंने दरवाजा बंद किया और बोतल से पानी निकालकर उसके सामने रखा। सोफिया, तुम मेरे भाई की पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। मैंने जो कुछ किया उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। उसने नजरें झुका ली। अगर वाकई शर्मिंदा हो तो फिर दोबारा कभी ऐसी बात ना करना। मैंने धीरे से कहा, मैं तुमसे बस एक आखिरी विनती करना चाहता हूँ। फिर मैं उसके करीब हुआ और बात बदल दी। सोफिया, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। एकदम चौंकी, पीछे हुई। क्या विक्की, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आगे बढ़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया। तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, याद है? उस समय मेरा घमंड जख्मी हुआ था। आज मैं वो हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। विक्की प्लीज, यह क्या कर रहे हैं? बस एक बार सब खत्म हो जाएगा, फिर कर्ज, इज्जत सब वापस मिल जाएगा। वो पीछे हटी, दीवार से लगी, हाथों से मुझे रोका। मेरे पति का आप पर इतना हक था कि मैं आपके सामने सर उठाकर खड़ी रह सकूं। आपने वह भी छीन लिया। मैंने उसकी एक ना सुनी, बस अपनी आग बुझाने में लगा रहा। पल गुजरे, चीख दबी रही, इज्जत लूटी गई। वह चुपचाप उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने कुछ बोलना चाहा पर उसने मुड़कर देखे बगैर बस इतना कहा, अब तुम मेरे लिए मर चुके हो। दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैं सोफे पर बैठा लंबी सांस लेता रहा, जैसे किसी युद्ध का विजेता बनकर लौटा हूँ। बदला पूरा हुआ, दिल ने कहा। हाँ, बदला। जिसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसके सम्मान को तोड़ा। मेरे अंदर के जख्म का हिस्सा पूरा हुआ, लेकिन शायद कुछ समय था जो फिर भी बाकी रह गया। कमरे में रोशनी थी, मगर मुझे अपने साए तक से गिन आने लगी थी। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि जो किया ठीक किया। रात घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, कहाँ थे? फोन बंद था, एक जरूरी मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग? तुमने सोफिया को घर क्यों नहीं बुलाया? होटल में क्यों बुलाया? मैं शांत हो गया। उसने तुम्हें बताया? सुबह फोन आया था, उसका मैंने झूठ बना दिया। बस कर्ज की बात थी, वो बार बार पैसे मांग रही थी, मैं व्यस्त था, इसीलिए होटल में बुलाया। कुछ नहीं हुआ। बीवी ने बस मेरी तरफ देखा और कमरे में चली गई। मैं दरवाजे के करीब खड़ा रहा। मेरे पास दुनिया थी, दौलत, इज्जत, ताकत, मगर अंदर एक बदबू थी जो शायद किसी खुशबू से छुपाई नहीं जा सकती। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी थी। पत्नी ने कई बार मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। मैंने अखबार उठाया, कॉफी का घूंट लिया और फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन चेक करने लगा। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। सोफिया ने तुम्हें सुबह फोन क्यों किया था? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। मैंने अखबार नीचे रखा, नरमी से कहा, बस कर्ज की बात थी, कुछ रकम चाहती थी। मैंने कहा समय नहीं, इसीलिए होटल में बुलाया और तुम दोनों अकेले थे। हाँ, लेकिन सिर्फ बात हुई, कुछ और नहीं। वो मुझसे नाराज हैं और शायद वह तुम्हें भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। वो खामोश हो गई। मैं बात खत्म समझकर उठकर कमरे में चला गया, मगर उसकी खामोशी में कुछ था, कोई शक, कोई अंदेशा। उस रात सोने गया तो देर तक नींद नहीं आई। एक अजीब बेचैनी थी। आंख लगी तो सपने में एक धुंधला दृश्य उभरा। हेमंत सफेद कपड़ों में मेरी तरफ देख रहा था। वो धीरे से बोला, भाई तुम्हें अभी और अमीर होना है, मेरी तस्वीर के पास खजाना है, ले लो, जल्दी करो। मैं हड़बड़ा कर उठा, माथे पर पसीना था। घरवाली ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सपने में कुछ अजीब सा दृश्य देखा। हेमंत था। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा है, कई दिनों से तुम कुछ और ही लग रहे हो। बस ऐसे ही कहकर मैं पानी पीने उठ गया। अगले दिन ऑफिस में काम था, लेकिन दिमाग बिखरा हुआ।
फाइलें खोलता बंद करता रहता। एक पुरानी नोटबुक खोली जिस पर हेमंत ने कभी कुछ कविताएं लिखी थी जो उसने मुझे बचपन में दी थी। पन्ने पलटते पलटते वही सपना आंखों के सामने आ गया। तस्वीर, हेमंत, खजाने का जिक्र। खजाना, मैंने खुद से कहा, फिर हंसा। क्या मैं वाकई सपनों पर विश्वास कर रहा हूँ? शाम में घर पहुंचा तो एक और अजीब वाकया हुआ। घरवाली ने कहा, आज एक साधु दरवाजे पर आया था। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ दे दो बाई के नाम पर। मैं चौंक गया। क्या कहा? यही अजीब सा था, सफेद दाढ़ी, छड़ी थामे। मैंने बात बदली लेकिन मन में एक थरथराहट सी दौड़ गई। सपना, साधु, हेमंत का नाम, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होने लगा। अगली रात फिर सपना आया, वही दृश्य, लेकिन इस बार तस्वीर पर एक निशान था, जैसे किसी ने खुरपी से खोदने की कोशिश की हो। हेमंत करीब आकर बोला, बाई समय कम है, जल्दी कर लो, खजाना है, वह तुम्हारे लिए है। किसी और के हाथ लगा तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा, सांस तेज थी। घर वाली जाग रही थी, बोली, फिर वही सपना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और इस बार कुछ ज्यादा साफ था। विक्की, यह सपना बस सपना है, इनके पीछे ना जाओ, तुम्हें सुकून चाहिए। जो कुछ तुमने किया है, शायद जमीर अब शोर कर रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आंखों में वो दृश्य घूम रहा था। दिन में भी काम के दौरान दिमाग बार बार उधर चला जाता। ग्राहकों की बात सुनता, जवाब देता, लेकिन फिर एक तस्वीर बार बार उभरती, हेमंत की तस्वीर और खजाने का इशारा। फिर एक दिन यह सपना लगातार रातों से आया। मैंने फैसला कर लिया, किसी से कुछ नहीं कहा। रात होने दी और कार में निकल पड़ा। गांव का रास्ता शांत था, विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी। मैंने गांव की गली में गाड़ी रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा था। घर की दीवार पार की और हेमंत की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। चांदनी हल्की थी, हवा में नमी। तस्वीर के पास जाकर मैंने जमीन को ध्यान से देखा। सपने की तरह कुछ असामान्य नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर मैं पीछे मुड़ा, जैसे कोई आहट महसूस की हो। पेड़ों के पीछे कोई हरकत सी हुई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कुछ नजर ना आया। वापस मुड़कर तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, हेमंत, अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां देखूं तो कोई इशारा दो। कुछ पल गुजरे, फिर हवा का झोंका आया मेरे सामने। तस्वीर के नीचे की मिट्टी थोड़ी सी धंस गई। मैं चौंक गया। यह क्या था? दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आया, यह सब मेरा वहम है, शायद मेरी अपनी ही मानसिक हार। मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा, कुछ ना खोदा, कुछ ना चेक किया, बस खाली नजरों से जमीन को देखता रहा। वापसी पर गाड़ी चलाते हुए बार बार आईने में देखता रहा, जैसे कोई पीछे बैठा हो। सच में अब एक साया बनकर मेरे साथ चलने लगा था। ना छुपता था, ना रुकने देता था। रात का समय था। मैं ऑफिस से देर से निकला, मगर घर जाने का मन नहीं किया। गाड़ी सीधी उसी पुरानी सड़क की तरफ मोड़ ली जो शहर से गांव को जाती थी। कई दिनों से मन में एक अजीब बेचैनी ने घर बना रखा था। सपनों का सिलसिला तोड़ने का बस एक ही तरीका रह गया था, तस्वीर के पास जाना। जब मैं आखिरी बार वहां गया था, मिट्टी की सतह पर एक हल्की सी हरकत देखी थी। शायद हवा थी या मेरा मानसिक भ्रम, लेकिन आज मैं इस बात को परखने गया था कि आखिर यह सपने खत्म क्यों नहीं हो रहे। गांव की सीमा में दाखिल होते ही मैंने हेडलाइट्स धीमी कर दी। सड़क सुनसान थी, दुकानें बंद और दरवाजे बंद। हर खिड़की से अंधेरा झांक रहा था। मंदिर की तरफ जाने वाली पतली गली में गाड़ी से उतरकर पैदल चल पड़ा। हवा में नमी थी और हर कदम पर जमीन की नमी महसूस हो रही थी। दीवार के पास पहुंचा तो सावधानी से चढ़कर अंदर उतरा। हाथ में टॉर्च नहीं थी, बस मोबाइल की रोशनी सहारा बनी हुई थी। मंदिर में खामोशी गहरी थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। हेमंत की तस्वीर के करीब पहुंचा तो एक पल को चौंक गया। तस्वीर के बिल्कुल करीब एक साया सा बैठा था। मैंने तुरंत मोबाइल की रोशनी आगे और आंखें हैरानी से फटी रह गई। सोफिया थी, सफेद दुपट्टे में लिपटी जमीन पर बैठी और उसके साथ छोटा अंश जो उसके बाजू से लगा खामोशी से बैठा था। मैं हैरान रह गया। यह दृश्य तो मेरे सपने में भी नहीं था। सोफिया ने सर उठाया, मेरी तरफ देखा। चेहरे पर ना गुस्सा था ना डर,
बस एक अजीब खामोशी थी। तुम यहाँ इस समय, वो बोली नहीं। अंश की तरफ देखो जो तस्वीर की तरफ नजरें जमाए बैठा था। फिर सोफिया धीरे से बोली, आज हेमंत की बरसी है, तुम्हें याद नहीं? मैं कुछ पल चुप रहा। सच तो यह था कि मुझे वाकई याद नहीं था। मैं बस ऐसे ही आ गया था, ऐसे ही या किसी सपने के पीछे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम? किसी ने बताया, तुम कुछ रातें पहले भी आए थे और तुम्हारी नींद, तुम्हारी हालत, वो सब बताती है कि तुम्हें सुकून नहीं। मैंने रुख मोड़ लिया, तस्वीर के पास बैठकर मिट्टी को छूने लगा। सोफिया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। शायद शर्मिंदगी से बढ़कर मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता। शर्मिंदगी का अंदाजा मुझे उस दिन हुआ जब तुमने मुझे बुलाया और मेरी बेबसी को मौका समझ लिया। तुम्हारे सपने तब शुरू हुए जब तुम्हारे अंदर का इंसान जागना शुरू हुआ। मैं नहीं जानता यह सपना सजा है या कोई संदेश। बस हर रात हेमंत आता है और एक ही बात कहता है, तस्वीर के पास खजाना है। सोफिया ने डांट कर नहीं मारा, सिर्फ हल्की आवाज में बोली, खजाना? शायद वो खजाना तुम्हारे लिए माफी है, कोई सबक। लेकिन तुमने तो अब तक तस्वीर के पास जमीन ही नहीं खोदी। हाँ, शायद मैं डरता हूँ। शायद मुझे विश्वास है कि वहाँ कुछ नहीं होगा। जहाँ शायद तुम्हें डर है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो कहीं जमीन में दब ना जाए। खामोशी लंबी हो गई। अंश ने धीरे से तस्वीर पर हाथ रखा और माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, पिताजी वापस आएंगे। सोफिया ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अब हमें सपनों में मिलेंगे। मैं वहाँ से उठने ही वाला था कि मंदिर के प्रवेश रास्ते पर कुछ हलचल हुई। मैंने चौंक कर देखा, वहाँ कुछ लोग जमा थे, गांव के कुछ पुरुष और मौसी भी। उन सब की नजरें मुझ पर जमी थी। मौसी आगे बढ़ी और मुझसे बात की, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्की कुछ लेने या अपने गुनाह छुपाने? मैंने जवाब देने की कोशिश की लेकिन जुबान लड़खड़ा गई। सोफिया ने आगे बढ़कर कहा, आज इस तस्वीर के सामने सच बोलने का समय है। आज यह जगह फैसला करेगी कि तुम इंसान हो या सिर्फ एक साया। मैं कुछ ना कह सका। जमीन के नीचे कोई खजाना नहीं था, लेकिन आज मुझे लगा सच का साया मेरी सांसों से लिपट चुका है। तस्वीर के सामने खामोशी गहरी हो चुकी थी। सोफिया अब भी वहीं बैठी थी, सफेद दुपट्टा जमीन से लगा हुआ। अंश उसकी गोद में सर रखे सो चुका था। मैं अपनी जगह शांत खड़ा था और सामने मौसी और गांव के कुछ पुरुष खड़े थे। उन सब की नजरों में हैरानी कम और सख्त नफरत ज्यादा थी। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सोफिया धीरे से उठी, अंश को मौसी के हवाले किया और मेरी तरफ बढ़ी। चेहरा शांत था लेकिन आंखों में जो था वो मुझे पहली बार डर में ले आया। मेरे करीब आकर उसने अपनी चादर के अंदर हाथ डाला और अगले पल चाकू निकाला। खामोशी एकदम चीख में बदलने वाली थी। आज इसी जगह, इसी मिट्टी पर मैं न्याय करने आई हूँ। यहाँ मेरे पति की तस्वीर है और यहाँ तुम्हारा अंजाम होना चाहिए। मैं एक कदम पीछे हटा लेकिन जुबान बंद हो चुकी थी। मौसी चीखी, सोफिया, पागल मत बन, क्या कर रही है? गांव के पुरुष तेजी से आगे बढ़े। एक ने चाकू छीना, दूसरे ने मुझे पीछे धकेला, लेकिन उस पल मैं जिस डर में था शायद उससे भी बच ना सकता। सोफिया ने चीख कर कहा, जिसने मेरे सुहाग को बर्बाद किया, मेरे सम्मान को मिट्टी में मिलाया, वो इस जगह पर माफ़ी के लायक नहीं। मौसी आगे बढ़ी, दोनों बाजू थाम कर उसे रोका। बेटी, अगर आज तू इसे मार देगी तो सब यही कहेंगे कि सोफिया बदचलन थी, अपने गुनाह को छुपाने के लिए हत्या कर दी। सोफिया हाँफ रही थी लेकिन हाथ नीचे आ चुका था। चाकू जमीन पर गिर गया। बुजुर्गों में से एक ने कहा, अब बात सुनी जाएगी, उसकी भी और तुम्हारी भी, फिर फैसला होगा। सब मुझे देखने लगे। मैंने एक पल आंखें बंद की, फिर कहा, मैं तैयार हूँ, जो पूछना है पूछो, जो सजा देनी है दो। सोफिया खामोश खड़ी थी। मौसी उसे एक तरफ ले गई। गांव के बड़े, जिनमें 2 पंडित और एक रिटायर शिक्षक भी शामिल थे, चारपाई पर बैठे बूढ़े पंडित जी ने कहा, विक्की, तू एक इज्जतदार घर का बेटा है, मगर तेरे काम ने तुझे इज्जत से गिरा दिया। जो तूने अपनी भाभी के साथ किया वो पाप नहीं, अपराध है। दूसरे बुजुर्ग बोले, यह फैसला हम सबके सामने होगा और न्याय वही होगा जो हेमंत के बेटे का हक है, उस बेटे का जिसे तूने अनाथ किया और उस औरत का जिसे विधवा करके नोचने चला आया। मैं खामोश सर झुकाए खड़ा रहा। एक गांव वाले ने कहा, हमने यह फैसला किया है कि तुम्हारी आधी संपत्ति अंश के नाम की जाए, बाकी तुम्हारे बच्चों के लिए है।
ताकि तुम्हारे अत्याचार का बोझ भी बराबर उठाया जाए। मौसी ने आगे कहा, और वो कर्ज जो हेमंत ने लिया था और जिसकी अदायगी सोफिया अकेली करती रही, वो सारा तुम चुकाओगे। नगद और संपत्ति। मैंने धीरे से सर हिलाया। ठीक है, सब मंजूर है। फिर पंडित जी ने पूछा, और जो पाप तुमने किया उसकी सजा भी स्वीकार है? मैंने जवाब दिया, जी। तब एक बुजुर्ग उठे, पास आए और मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह सिर्फ शुरुआत है। फिर दूसरे ने धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया। कुछ पलों के लिए वो सब मेरा अपमान करते रहे। गांव के नौजवानों ने मुझे थप्पड़ मारे, मिट्टी में घसीटा। मैंने कोई विरोध ना किया। जो कुछ हो रहा था वो कम था उसके मुकाबले जो मैंने किया था। आखिरकार पंडित जी ने हाथ उठाया, बस करो, अब यह कानून के हवाले किया जाएगा, जेल जाएगा और सजा काट कर आएगा। मौसी आगे आई और सोफिया के साथ खड़ी होकर बोली, हम बदला नहीं, न्याय चाहते हैं। आज वो मिला है। मैंने जमीन से उठते हुए कहा, मैं सब स्वीकार करता हूँ, जेल भी, संपत्ति भी, बेइज्जती भी। कुछ घंटों बाद पुलिस आई, औपचारिक कार्रवाई हुई और मुझे हवालात में डाल दिया गया। लेकिन हैरानी की बात, मेरे दिल में पहली बार एक सुकून था। मैंने अंश के नाम वो कागजात साइन किए, कर्ज अदा किया और खामोशी से कैद का सामना करने लगा। पहली बार लगा शायद मैं इंसान बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ। जेल की पहली रात अजीब थी। दीवारों से टकराने वाली चीखें, धीरे बोलने वाले कैदी और बीच में खाली सा। मैं बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन अतीत की धूल कानों में शोर करती रही। पहरा देने वाले सिपाही ने चादर फेंकी और तंज भरे अंदाज में कहा, साहब लोग, अब नींद कहाँ आती होगी। मैं चुप रहा। कमरे में 4 और कैदी थे, मगर कोई बोलने का इच्छुक नहीं था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्मी किरदार सामने आ गया हो, जैसे मैं कोई खास अपराधी हूँ। और शायद था भी। सुबह होने तक ना आँख लगी, ना दिल हल्का हुआ। सिर्फ एक ही सोच, क्या अब माफ़ी मिल सकती है? क्या साल काफ़ी होंगे उस पाप के लिए जिसकी सज़ा एक पल ने फैलाई? कुछ दिन बाद एक जेल कर्मचारी आया, बोला, बाहर से कोई कागज आया है तुम्हारे कारोबार के बारे में। मैंने दस्तखत किए और दस्तावेज देखी। वकील ने वो व्यवस्था पूरी कर दी थी जिसके तहत मेरी कंपनी का मुनाफा हर महीने 3 हिस्सों में बांटा जाता। मेरे 2 बच्चों और हेमंत के बेटे अंश के लिए। यह वो समझौता था जो मैंने बुजुर्गों के फैसले के अनुसार दस्तखत किया था। कुछ पल वो कागज हाथ में रहा जैसे उस पर कोई पवित्र लेख हो। मैंने मन में दोहराया, यह सिर्फ पैसे नहीं, यह पछतावा है। पहले साल मैंने जेल की जिंदगी को समझने में गुजारा। दूसरा साल पढ़ना शुरू किया। तीसरा साल कुछ लिखना सीखा। दिन गुजरते गए और साबुन और ब्रश गिन कर देता था। एक दिन एक कैदी बोला, तुम्हारे बारे में सुना है, बड़े आदमी थे। मैंने छोटा जवाब दिया, अब नहीं हूँ। वो हंसा, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब बराबर होते हैं, बस पाप छोटा जहाँ बड़ा होता है। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ पाप इंसान के बाहर दिखते हैं, कुछ अंदर दबे होते हैं। 7वां साल आया तो एक सिपाही ने बताया, तुम्हारी बेटी की शादी तय हुई है, तुम्हारे हिस्से की रकम से दहेज का बंदोबस्त हो रहा है। कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले तो बस इतना कहना, पिता खुश है। 9वें साल एक चिट्ठी आई, सोफिया की नहीं, मौसी की लिखी थी। अंश अब 9 साल का हो चुका है, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता है। हर महीने आने वाली रकम से उसकी फीस और किताबें निकल आती हैं, लेकिन वो अब भी अपने पिता की तस्वीर के पास जाकर बैठता है, पिताजी के भाई ने मुझे कुछ दिया था, वो कब वापस आएगा? मैंने जवाब नहीं लिखा, लेकिन उस रात देर तक नींद नहीं आई। अंदर में साल रिहाई की तारीख नजदीक आई तो जेलर ने बुलाया। कमरे में दाखिल हुआ तो बोला, विक्की, कैद के दौरान तुमने कोई समस्या पैदा नहीं की, तुम्हारा व्यवहार बेहतर रहा, काम में ध्यान रहा, तुम एक अलग कैदी थे। मैंने कहा, मैं कैदी नहीं था, सिर्फ अपराधी था। कैद तो मेरे मन में थी। रिहाई का दिन आया, कपड़े वापस दिए गए, जूते, पुराना मोबाइल और वो पर्स जो बरसों पहले पकड़ा गया था। बाहर निकला तो आसमान पहले जैसा ही था, लेकिन रोशनी अलग लगी। मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आया था और मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था। पहला कदम सड़क पर रखा तो लगा जैसे ज़मीन ने पहचानने से मना कर दिया हो। शहर वापस आया, अपने पुराने घर के पास से गुजरा, वहीं दीवारें, वहीं गेट, लेकिन दरवाज़ा बंद था। एक किराए की जगह पर रहा।
कारोबार के मामलों की निगरानी के लिए दफ्तर गया। वहाँ मेरा पुराना मैनेजर मौजूद था। उसने नमस्ते किया, फाइलें दिखाई, रिपोर्ट दी। मैंने बस एक सवाल किया, अंश की रकम समय पर जाती है? उसने हाँ में सिर हिलाया। जी, हर महीने की पहली तारीख को। मैंने दफ्तर के पिछले कमरे में बैठकर बहुत देर तक पुरानी फाइलें देखी। हेमंत की एक पुरानी तस्वीर भी निकली जिसमें हम दोनों बचपन में खड़े थे, स्कूल यूनिफॉर्म में। मैंने वो तस्वीर जेब में रख ली। रिहाई के बाद 6 महीने गुजर चुके थे। दफ्तर दोबारा संभाल लिया था, मीटिंग्स होती थी, फाइलें आती जाती थी और मैं खामोशी से सब देखता था। टीम के नए सदस्य भी मुझे पहचानते तो थे, मगर उनकी आंखों में जो अजनबियत थी वो मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने खुद को अनजान बनाना सीख लिया था। मेरा बिजनेस अब भी मुनाफा दे रहा था। हिसाब में रकम समय पर भेजी जाती थी। बच्चों की फीस, घरेलू खर्च सब सामान्य पर थे, लेकिन रिश्ते वो सामान्य पर कभी वापस ना आए। पत्नी अब भी उसी घर में थी, लेकिन हम दोनों में कहीं बातचीत नहीं रही थी। नाश्ते की मेज पर खामोशी होती। रात को कमरे में दीवारों के बीच 2 अलग सांसें। एक दिन उसने कहा, विक्की, कभी सोचा है कि तुमने सिर्फ सोफिया को नहीं, हम सबको खो दिया है? मैंने पलट कर देखा, बस कहा, शायद खो देना ही एक पछतावा होता है। बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी एक दिन आई तो बेटे के साथ। बेटे ने मुझसे सवाल किया, नानू आप कहाँ चले गए थे इतने साल? मैं मुस्कुराया। एक लंबा सफ़र था बेटा, बहुत कुछ सीखने गया था। उसकी माँ ने जल्दी से बात बदल दी, चलो नानू को परेशान ना करो। मैंने महसूस किया मेरा जिक्र बच्चों के सामने अब सावधान अंदाज में होता था, जैसे कोई पुरानी बात जिसे बार बार दोहराना उचित ना हो। एक दिन दफ्तर में बैठा था कि मौसी का फ़ोन आया, बेटा अंश का जन्मदिन है, हमने छोटा सा कार्यक्रम रखा है, अगर तुम आ सको। मैं खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, वो वहाँ होगी, सोफिया होगी, पर वो तुमसे बात नहीं करेगी। अगर आना चाहो तो सिर्फ देखने के लिए आ जाना। मैं गया। वही पुराना घर, रंगीन गुब्बारे और बच्चे हंसते खेलते। मैं दीवार के पास खड़ा था, सबसे अलग। अंश की नज़र मुझ पर पड़ी। वो तुरंत मेरे पास आया, आप वही हो ना जिसने मेरे पिताजी के लिए कुछ छोड़ा था? मैंने होंठ बीचे, हाँ बेटा। तो फिर मेरे पिताजी कहाँ हैं? आप उनसे कभी मिले? मैं कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, वो तुम्हारे दिल में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। सोफिया ने दूर से यह दृश्य देखा मगर पास ना आई। मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी सख्त नफरत देखी, ना नफरत की तीव्रता, ना माफ़ी की नरमी, बस शांत घोषणा कि हम 2 अलग दुनियाओं के लोग हैं और वो सीमा कभी मिट नहीं सकती। वापसी पर रास्ते में सोचता रहा, क्या वाकई मैंने अपनी सज़ा पूरी की है या सिर्फ समय गुजारा है? क्या हर दिन जो मैं जीता हूँ वो बस एक अधूरा हिसाब है? घर पहुंचकर पत्नी ने दरवाज़ा खोला, चेहरे पर वही पुरानी थकान। मैंने कहा, आज अंश का जन्मदिन था, गया था? वो तुम्हें देखकर क्या बोला? बस पूछा, पिताजी कहाँ हैं? मैं चुप रहा। वो सोफे पर बैठ गई। कभी कभी मुझे लगता है तुमने अपने पाप सिर्फ दुनिया से नहीं छुपाए, खुद मुझसे भी छुपाए हुए हैं। मैंने सर झुकाया, हो सकता है, लेकिन वो बदबू जो मेरे अंदर है वो मुझे अब खुद भी महसूस होती है। पत्नी ने धीरे से कहा, तुम्हारे कपड़े महंगे हो सकते हैं, परफ्यूम कीमती हो सकते हैं, लेकिन जो गंदगी तुमने अपने अंदर समेटी है वो तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगी। उस रात देर तक आईने में खुद को देखता रहा। बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके थे, मगर सबसे साफ वो सच था जो मेरी अपनी नज़रों में कैद था। दूसरी सुबह ऑफिस जाते हुए रास्ते में एक स्कूल के बाहर अंश नजर आया, यूनिफॉर्म में, किताबें हाथ में और मुस्कुराहट चेहरे पर। मुझे देखकर रुका और हाथ हिलाया। मैंने शीशे के पार से हाथ हिलाया मगर मन में एक चुभन सी हुई। मैं जानता था वो मुझे एक मददगार समझता है, मगर हकीकत क्या है वो शायद कभी ना जाने, और शायद बेहतर यही है। शाम को ऑफिस से निकला तो सड़क पर एक भिखारी मिला। बोला, साहब कुछ दे दो, बड़ी भूख है। मैंने जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए। वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, साहब आपके हाथ में दौलत है लेकिन चेहरे पर थकान है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाकर आगे बढ़ गया। घर आकर पत्नी के सामने बैठा, खामोशी से कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और धीरे से कहा, कभी कभी इंसान खुद पर ऐसी गंदगी मढ़ लेता है
जिसे कोई खुशबू भी ना छुपा सके। वो चुप रही, मैं भी, और इसी खामोशी में मेरी कहानी खत्म हो गई। यह शायद अभी बाकी है। मोहब्बत और रिश्तों को नज़रअंदाज करके कमाई गई दौलत सिर्फ तन्हाई खरीद सकती है। इंसान का असल सम्मान उसके चरित्र में है, ना कि उसकी सफलता में। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।